मैं हूँ चंगेज खान के गुलाम। आइए देखते हैं चंगेज खान अपने गुलामों के साथ क्या क्या करता था। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। मंगोलिया के ठंडे और वीरान पठार, यहाँ की हवाओं में आज भी एक अजीब सी सिहरन है। 800 साल पहले इन्हीं हवाओं ने दुनिया को एक ऐसी चेतावनी दी थी जिसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, और वो चेतावनी एक इंसान के रूप में आई थी, तिमुजिन, जिसे दुनिया आज चंगेज खान के नाम से जानती है। इतिहासकार कहते हैं कि अगर आप 13वीं सदी में पैदा हुए होते तो चंगेज खान का नाम सुनते ही आपकी नसें जम जाती। यह सिर्फ एक राजा नहीं था, यह एक प्राकृतिक आपदा थी। उसने अपने जीवन काल में लगभग 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतारा। यह उस समय की दुनिया की आबादी का 11% था। कहा जाता है कि उसने इतना खून बहाया कि पृथ्वी का तापमान गिर गया, क्योंकि इतने लोगों के मरने से कार्बन उत्सर्जन कम हो गया था। लेकिन सवाल यह है, क्या वह सिर्फ एक पागल हत्यारा था या एक ऐसा जीनियस जो जानता था कि डर इंसान के दिमाग को काबू करने का सबसे बड़ा हथियार है। चंगेज खान की जीत का राज उसकी तलवार में नहीं, उसके दिमाग में था। उसने मनोवैज्ञानिक युद्ध का आविष्कार किया था। जब मंगोल सेना किसी शहर पर हमला करती तो वे एक भयानक तकनीक अपनाते। वे पकड़े गए कैदियों और गुलामों को मारते नहीं थे, बल्कि उन्हें अपनी सेना के सबसे आगे खड़ा करते थे। सोचिए उस मंजर को, दुश्मन के तीरंदाज जब मंगोलों पर तीर चलाते तो उन्हें अपने ही देश के निहत्थे लोगों, अपने भाइयों और बेटों को मारना पड़ता था। इन गुलामों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाता था। चंगेज खान जानता था कि दुश्मन का मनोबल तोड़ने के लिए उसे शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक चोट पहुंचानी होगी। साल 1206 में मंगोल साम्राज्य की स्थापना के बाद 1209 में उसने तंगुत साम्राज्य पर हमला किया। वहां उसने 30,000 गुलामों को सबसे आगे खड़ा कर दिया। मंगोल सेना को खरोंच तक नहीं आई और तंगुत साम्राज्य लाशों के ढेर में बदल गया। चंगेज खान का एक और अजीब शौक था। वह जीत का जश्न महलों में नहीं बल्कि खोपड़ियों के पिरामिड बनाकर मनाता था। जब वह किसी शहर को जीतता तो वहां के हर जीवित प्राणी, इंसान, कुत्ते, बिल्लियां, सबको मारने का आदेश देता। उसका तर्क था, अगर कोई भी जिंदा बचा तो वह भविष्य में मेरे खिलाफ बगावत कर सकता है। इतिहासकार जुवैनी लिखते हैं कि चंगेज खान की सेना जहां से गुजरती थी वहां पीछे सिर्फ राख और हड्डियों के पहाड़ बचते थे। उसने खूबसूरत शहरों को कब्रिस्तानों में बदल दिया, और सबसे खौफनाक बात, वह इन लाशों के बीच बैठकर अपनी रानियों के साथ जश्न मनाता था। उसे मरते हुए की चीखें संगीत की तरह लगती थीं। चंगेज खान सिर्फ मौत का सौदागर नहीं था, वह एक अलग ही स्तर का निर्माता भी था। उसने अपने जीवन में 500 से ज्यादा शादियां की। जिस भी राज्य को वह जीतता वहां की सबसे खूबसूरत राजकुमारी को अपने हरम में शामिल कर लेता। आज विज्ञान ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। एक रिसर्च के मुताबिक आज दुनिया में लगभग 1.6 करोड़ पुरुष ऐसे हैं जिनका DNA सीधा चंगेज खान से मिलता है। इसका मतलब है कि आज हर 200 में से एक आदमी चंगेज खान का वंशज है। उसने पूरी दुनिया के जेनेटिक्स को बदल कर रख दिया। वह एक तरफ मौत बांट रहा था और दूसरी तरफ अपनी नस्ल को पूरी दुनिया में फैला रहा था। यह उसकी अमर होने की एक अजीबोगरीब कोशिश थी। चंगेज खान की क्रूरता की हदें तब पार हो गईं जब बात उसके परिवार पर आई। साल 1221, फारस, आज का ईरान का शहर निशापुर, यह उस समय दुनिया का सांस्कृतिक केंद्र था। चंगेज खान का दामाद तोकुचर निशापुर के एक तीरंदाज के हाथों मारा गया। जब यह खबर चंगेज की बेटी तक पहुंची तो वह गम से पागल हो गई। उसने अपने पिता से बदला मांगा। चंगेज खान ने अपनी बेटी के आंसुओं का जवाब दुनिया के सबसे बड़े कत्लेआम से दिया। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि निशापुर में एक भी चीज जिंदा नहीं बचनी चाहिए, न इंसान, न जानवर, न परिंदे, यहाँ तक कि वहाँ की जमीन को भी इतना खोद दो कि वहाँ दोबारा घास भी न उग सके। अगले 10 दिनों में निशापुर में 17 लाख लोग मारे गए। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के सिर काटकर अलग अलग पिरामिड बनाए गए। चंगेज खान की बेटी ने खुद उस शहर की तबाही को अपनी आंखों से देखा। यह बदला नहीं था, यह प्रलय थी। इतिहासकार कहते हैं कि सत्ता का नशा शराब से भी ज्यादा खतरनाक होता है। चंगेज खान को दुनिया जीतने के बाद एक अजीब सी कुंठा होने लगी थी। उसे लगने लगा था कि इंसान तो उसके सामने कीड़े मकोड़े हैं। अब उसे कुदरत के सबसे ताकतवर जानवरों को हराना था। उसे एक बेहद खौफनाक शौक चढ़ा, मरते हुए हाथियों की चीखें सुनना। हाथी, जो जंगल का सबसे विशाल और शांत जानवर होता है, चंगेज खान के लिए मनोरंजन का खिलौना बन गया था। वह एक ऊंची पहाड़ी पर अपना सिंहासन लगवाता और वहां बैठकर शराब पीता। नीचे उसकी सेना 100 हाथियों को पकड़ कर लाती और उन्हें पहाड़ी की छोटी से नीचे धक्का दे देती। जब वो विशाल जानवर पहाड़ से लुढ़कते हुए नीचे गिरते, उनकी हड्डियां टूटती और वो दर्द से चिंघाड़ते, तो उस मंजर को देखकर चंगेज खान जोर जोर से हंसता था।
मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि यह सैडिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का चरम था। उसे यह महसूस करना अच्छा लगता था कि दुनिया का सबसे बड़ा जानवर भी उसके सामने बेबस है। उसकी हंसी के पीछे एक गहरा असुरक्षा भाव था जिसे वो क्रूरता से छिपाता था। साल 1227। चंगेज खान अब 65 साल का हो चुका था। उसने चीन के पश्चिमी शिया साम्राज्य को हरा दिया था, लेकिन तभी अचानक उसकी मौत हो गई। आज तक यह एक रहस्य है कि उसकी मौत कैसे हुई। इतिहास में दो प्रमुख थ्योरीज हैं। मंगोल इतिहासकार कहते हैं कि शिकार करते वक्त वह अपने घोड़े से गिर गया था, उसे अंदरूनी चोटें आईं और कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। दूसरी लोक कथाओं का रहस्य ज्यादा प्रचलित और खौफनाक है। कहा जाता है कि पश्चिमी शिया साम्राज्य को हराने के बाद चंगेज खान ने वहां की एक खूबसूरत राजकुमारी को अपनी दासी बनाने के लिए अपने तंबू में बुलाया। वह राजकुमारी अपने कपड़ों में एक खंजर या कैंची छुपाकर लाई थी। जैसे ही चंगेज खान ने उसे छूने की कोशिश की, उसने चंगेज को एक गहरा घाव दिया। अत्यधिक खून बहने से उस विश्व विजेता की एक तंबू के अंदर तड़प तड़प कर मौत हो गई। सच जो भी हो, अगस्त 1227 में दुनिया का सबसे बड़ा कसाई मर चुका था, लेकिन उसकी मौत ने एक नए खून खराबे को जन्म दिया। मरने से ठीक पहले चंगेज खान ने अपने बेटों को बुलाया और एक ऐसा आदेश दिया जो आज तक एक पहेली बना हुआ है। उसने कहा कि मेरी कब्र का पता किसी को नहीं चलना चाहिए। मुझे ऐसे दफनाना कि मेरे ऊपर से घोड़े दौड़ जाए और वहाँ घास उगाए। अगर किसी ने मेरी नींद में खलल डाला तो मेरा रूहानी कहर उस पर टूट पड़ेगा। उसे डर था कि जिन करोड़ों लोगों को उसने मारा है, उनके वंशज उसकी कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को अपमानित करेंगे। इसलिए उसने गुप्त अंतिम संस्कार का आदेश दिया। चीन से मंगोलिया तक चंगेज खान के शव को एक विशाल ताबूत में रख कर लाया गया। इस अंतिम यात्रा में उसके सबसे वफादार 2000 सैनिक और गुलाम शामिल थे। लेकिन यह कोई आम अंतिम यात्रा नहीं थी, यह मौत का जुलूस था। चंगेज के बेटों ने आदेश दिया था कि रास्ते में जो भी मिले, इंसान, जानवर, परिंदा, उसे मार डालो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि महान खान की लाश यहाँ से गुजरी है। सोचिए उस मंजिर को, हजारों किलोमीटर का सफर। रास्ते में जो भी गांव आया उसे जला दिया गया। जो किसान खेत में काम कर रहा था उसका सिर काट दिया गया। जो व्यापारी रास्ते से गुजर रहा था उसे तीरों से भून दिया गया। मकसद सिर्फ एक था, कोई गवाह जिंदा न बचे। इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि सिर्फ उसकी लाश को दफनाने के लिए ले जाते वक्त ही रास्ते में लगभग 20,000 बेगुनाह लोगों को मार दिया गया था। आखिरकार वो काफिला मंगोलिया के एक गुप्त स्थान पर पहुंचा। कुछ लोग कहते हैं कि यह बुरखान खालदुन पहाड़ के पास था, जहां चंगेज का बचपन बीता था। वहां एक विशाल कब्र खोदी गई। चंगेज खान को उसके बेशकीमती खजाने, हथियारों और 40 दासियों, जिन्हें शायद जिंदा दफनाया गया, के साथ दफन कर दिया गया। लेकिन अब उस गुप्त वसीयत का सबसे खौफनाक हिस्सा पूरा होना था। जिन 2000 गुलामों ने कब्र खोदी थी, जैसे ही उनका काम खत्म हुआ, चंगेज के सैनिकों ने उन सभी 2000 गुलामों का सिर काट दिया ताकि वो गुलाम कभी किसी को कब्र की जगह न बता सकें। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जिन 800 सैनिकों ने उन गुलामों को मारा था, जब वो वापस राजधानी काराकोरम लौटे तो उन्हें शानदार दावत दी गई और फिर जश्न के बीच में ही एक दूसरी सैन्य टुकड़ी ने उन 800 सैनिकों को भी घेर कर मार डाला। गवाहों को मारा गया, कब्र खोदने वालों को मारा गया और कब्र खोदने वालों को मारने वाले सैनिकों को भी मार दिया गया। इस तरह चंगेज खान की कब्र का राज हमेशा के लिए दफन हो गया। मंगोलिया के बुरखान खालदुन पहाड़ की तलहटी। चंगेज खान को दफनाने और सभी गवाहों को मारने के बाद उसके जनरलों ने एक ऐसा काम किया जो इंसानी दिमाग से परे था। उन्हें डर था कि सिर्फ मिट्टी के नीचे दबाना काफी नहीं है। लोक कथाओं और कुछ चीनी दस्तावेजों के मुताबिक मंगोल सेना ने एक पूरी नदी के बहाव को रोक दिया। हजारों गुलामों, जिन्हें बाद में मार दिया गया, ने नदी के रास्ते को मौत दिया। चंगेज खान की कब्र सूखी नदी के तल में खोदी गई। जब दफनाने का काम पूरा हो गया तो नदी के पानी को वापस छोड़ दिया गया। आज चंगेज खान की कब्र के ऊपर पानी बह रहा है। न कोई निशान, न कोई टीला, न कोई पत्थर, सिर्फ बहता हुआ पानी जो अपने नीचे दुनिया के सबसे बड़े विजेता और शायद दुनिया के सबसे बड़े खजाने को छुपाए हुए है। इतिहासकार मानते हैं कि चंगेज खान की कब्र में सिर्फ उसकी हड्डियां नहीं हैं, उसने अपने जीवन में 72 देशों को जीता था। चीन का रेशम, फारस का सोना, रूस के हीरे और भारत की सीमा से लूटा गया धन, ये सब कहाँ गया? चंगेज खान को दौलत का शौक नहीं था, लेकिन मंगोल परंपरा के अनुसार एक योद्धा को उसकी कमाई के साथ दफनाया जाता है ताकि अगली दुनिया में उसे किसी चीज की कमी न हो। पुरातत्वविदों का अनुमान है कि उस गुप्त कब्र में आज के हिसाब से
अरबों खरबों डॉलर का सोना और कीमती रत्न दफन हो सकते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा नॉन रिकवर्ड खजाना है। मंगोलिया के लोग चंगेज खान की कब्र को खोजने से क्यों डरते हैं? इसके पीछे एक वैज्ञानिक और ऐतिहासिक डर है। ये डर जुद्दा है चंगेज खान के वंशज तैमूर लंग से। 1941 में सोवियत रूस के तानाशाह जोसेफ स्टालिन ने उज्बेकिस्तान में तैमूर लंग की कब्र खुदवाने का आदेश दिया। स्थानीय मुस्लिम बुजुर्गों ने रूसी वैज्ञानिकों को चेतावनी दी कि अगर तुमने तैमूर की नींद में खलल डाला तो युद्ध का ऐसा दानव बाहर निकलेगा जो दुनिया को खा जाएगा। वैज्ञानिकों ने इसे अंधविश्वास माना और 19 जून 1941 को कब्र खोल दी। कब्र के अंदर एक पत्थर पर लिखा था, जब मैं अपनी कब्र से उठूंगा तो पूरी दुनिया कांपेगी। और ठीक 3 दिन बाद 22 जून 1941 को हिटलर ने रूस पर हमला कर दिया। यह इतिहास का सबसे खूनी आक्रमण था जिसमें करोड़ों रूसी मारे गए। मंगोलिया के लोग मानते हैं कि अगर तैमूर की कब्र खोलने से इतना विनाश हुआ तो सोचिए अगर चंगेज खान की कब्र खोली गई तो दुनिया का क्या हश्र होगा। मंगोलिया में 240 वर्ग किलोमीटर का एक इलाका है जिसे इख खोरिग या द ग्रेट टाबू कहा जाता है। पिछले 800 सालों से इस इलाके में किसी भी आम इंसान का जाना मना है। चंगेज खान की मौत के बाद उसके सबसे वफादार सैनिकों का एक कबीला जिसे दरहात कहा जाता है, उन्हें इस इलाके की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। ये दरहात लोग आज भी वहाँ मौजूद हैं। 8 सदियों से पिता अपने बेटे को और बेटा अपने बेटे को यह जिम्मेदारी सौंपता आ रहा है। उनका काम कब्र की पूजा करना नहीं बल्कि उसे दुनिया से छुपाकर रखना है। वे कहते हैं अगर खान वापस आए तो प्रलय आ जाएगी। सोवियत शासन के दौरान भी इस इलाके को हाईली रिस्ट्रिक्टेड जोन रखा गया था। वहां जाने की कोशिश करने वाले कई विदेशी खोजी रहस्यमयी तरीके से बीमार पड़ गए या गायब हो गए। 1990 के दशक में जब मंगोलिया में लोकतंत्र आया तो जापान और अमेरिका की एक टीम ने गुरवान गोल प्रोजेक्ट शुरू किया। उनका मकसद था चंगेज खान की कब्र ढूंढना। उन्होंने कुदाल या फावड़े का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन का इस्तेमाल किया। उन्हें एक जगह पर कुछ अजीब विसंगतियां दिखाई दी। ऐसा लगा कि उन्हें कब्र मिल गई है, लेकिन तभी अचानक अजीब घटनाएं होने लगीं। टीम के कई सदस्य बीमार पड़ गए, गाड़ियों के टायर्स बिना वजह फटने लगे और फिर मंगोलिया की संसद और जनता ने विरोध कर दिया। मंगोलिया के लोग सड़कों पर उतर आए। उनका कहना था कि हम नहीं चाहते कि हमारे पूर्वज की नींद खराब हो। वह हमारे लिए भगवान है और भगवान को लैब में टेस्ट नहीं किया जाता। मजबूरन विदेशी वैज्ञानिकों को अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वापस जाना पड़ा। अगर आप आज मंगोलिया की राजधानी उलान बातर जाएं, तो आपको एक अजीब सा विरोधाभास देखने को मिलेगा। पूरी दुनिया के लिए चंगेज खान एक कसाई और राक्षस था, लेकिन मंगोलिया के लोगों के लिए वह राष्ट्रपिता है। वहाँ की करेंसी पर चंगेज खान की तस्वीर है। वहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम चंगेज खान एयरपोर्ट है। यहाँ तक कि वहाँ की सबसे महंगी वोदका और बियर ब्रांड्स भी चंगेज खान के नाम पर हैं। मंगोलियाई लोग उसे प्यार से चिंगिस खान बुलाते हैं। उनका मानना है कि उसने बिखरे हुए कबीलों को एक किया, उन्हें एक पहचान दी और मंगोलिया का नाम दुनिया के नक्शे पर हमेशा के लिए अमर कर दिया। सोवियत रूस ने 70 सालों तक मंगोलिया में चंगेज खान का नाम लेने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन 1990 में जैसे ही मंगोलिया आजाद हुआ, चंगेज खान की वापसी एक भगवान की तरह हुई। आज वहां उसकी 131 फीट ऊंची स्टेनलेस स्टील की मूर्ति खड़ी है जो पूरब की तरफ देख रही है, अपने घर की तरफ। इतिहास का सबसे बड़ा व्यंग्य देखिए, जिस इंसान ने करोड़ों लोगों को मारा उसी ने आज की ग्लोबलाइजेशन की नींव रखी। इसे इतिहास में पैक्स मंगोलिका कहा जाता है। चंगेज खान की क्रूरता ने एक ऐसी शांति स्थापित की थी कि कहा जाता था कि एक जवान लड़की अपने सिर पर सोने का थाल लेकर यूरोप से चीन तक पैदल जा सकती थी और उसे कोई छेड़ने की हिम्मत नहीं करता था। चंगेज खान ने रेशम मार्ग को फिर से जिंदा किया। पहली बार पूरब और पश्चिम जुड़े। चीन का कागज, प्रिंटिंग प्रेस और बारूद मंगोलों के रास्ते ही यूरोप तक पहुंचा। अगर चंगेज खान न होता तो शायद यूरोप में पुनर्जागरण इतनी जल्दी न आता। उसने दुनिया का पहला इंटरनेशनल पोस्टल सिस्टम याम बनाया था, जिससे संदेश हजारों मील दूर कुछ ही दिनों में पहुंच जाते थे। उसने तलवार से दुनिया को काट दिया, लेकिन व्यापार और संस्कृति के धागे से उसे दोबारा सिल भी दिया। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया था, चंगेज खान मरा नहीं है, वह हम में से कियों के खून में जिंदा है। स्टार क्लस्टर क्रोमोसोम, यह एक खास तरह का वाई क्रोमोसोम है जो आज एशिया के 8% पुरुषों में पाया जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह चंगेज खान का ही लीनिएज है।
सोचिए, एक आदमी की हवस और ताकत ने मानव जाति के इतिहास को जैविक रूप से बदल दिया। हजारों साल बाद भी उसका डीएनए सांस ले रहा है, चल रहा है और शायद यह वीडियो भी देख रहा है। मंगोलिया के लोग उसकी कब्र को क्यों नहीं ढूंढना चाहते? इसका एक और गहरा आध्यात्मिक कारण है। मंगोल मान्यताओं के अनुसार एक योद्धा की आत्मा उसकी हड्डियों में नहीं बल्कि उसके सुलदे स्पिरिट बैनर में बसती है। सुलदे घोड़े की पूंछ के बालों से बना एक झंडा होता है। कहा जाता है कि चंगेज खान का सफेद सुलदे शांति का प्रतीक कहीं खो गया, लेकिन उसका काला सुलदे युद्ध का प्रतीक आज भी कहीं सुरक्षित है। मंगोल मानते हैं कि चंगेज खान की आत्मा उस काले झंडे में आज भी जिंदा है और वह अपनी जमीन की रक्षा कर रही है। कब्र सिर्फ एक खाली खोल है, असली शक्ति उस झंडे में है। 800 साल बाद चंगेज खान के लिए इतिहास का फैसला क्या है? क्या वह एक राक्षस था जिसने बेगुनाहों की खोपड़ियों के मीनार बनाए? हाँ। क्या वह एक महान शासक था जिसने दुनिया को आधुनिकता का रास्ता दिखाया? हाँ। इतिहास सफेद या काला नहीं होता, वह ग्रे होता है। चंगेज खान एक ऐसा तूफान था जिसने पुराने सड़े गले साम्राज्यों को उखाड़ फेंका और एक नई दुनिया के लिए रास्ता बनाया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि इंसान के अंदर देवता और दानव दोनों एक साथ रह सकते हैं। आज बुरखान खालदून की पहाड़ियों में किसी अज्ञात जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा विजेता खामोशी से सो रहा है। उसके ऊपर नदियां बह रही हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं और जंगल उग आए हैं। उसने अपनी वसीयत में कहा था, मेरा नाम मत मिटने देना। और देखिए, 8 सदियों बाद भी हम और आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसने मौत को भी हरा दिया।